नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। धाकड़ मीडिया ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हैं हम चरखी दादरी में और आज आपकी एक मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है, बाबूजी के नाम से फेमस है, गणपत राय जी, जो दादरी के 3 बार विधायक रह चुके हैं। सर, स्वागत है धाकड़ है हरियाणा। धन्यवाद। बाबूजी, आज हम बात करते हैं आज की राजनीति और आपके दौर की जो राजनीति में कितना अंतर आया है। भाई, हम तो 67 में इस राजनीति में आ गए थे। एमएलए बना था मैं। उन दिनों की राजनीति और आज की राजनीति में तो जमीन आसमान का फर्क है, सब तरह से। एक तो उस वक्त जो मोरल वैल्यूज हुआ करती ना, नैतिकता होती थी, वो थी उस वक्त। अब राजनीतिक नैतिकता बिल्कुल नहीं रही है और आपाधापी माच रही है। लूट खसूट का जमाना है, मन में आओ उसी तरह से पलटी मार जाओ, ये वक्त है। अब उस वक्त थोड़ी मतलब आदमियों में और खासकर राजनीति जो हुआ करते, राजनीति में हिस्सा लेने वाले, उनमें थोड़ा सा वो था, फर्क था, दृढ़ता थी। था तो उस वक्त भी गड़बड़ी बहुत तो नहीं थी, थोड़ी थी। तो ये था। तो 1967 में पहली बार विधायक बने आप दादरी से। जी हाँ। तो बात करते हैं राजनीति में। तो राजनीति में किस प्रकार से आपका आना हुआ? राजनीति में तो मैं देखो, मैं ला किया था मैंने एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और कुछ समय के लिए मैंने नौकरी, सरकारी नौकरी भी करनी पड़ी। तो वहीं पर मेरा विचार था शुरू से ही, कॉलेज के दिनों से भी और वैसे भी सर्विस में रहते हुए भी, कि मैंने भाई पब्लिक में जाना है, जनता की सेवा करनी है। और वो सेवा राजनीति में रह करके ही की जा सकती है, ये मेरा उद्देश्य था। तो कौन सी नौकरी में आप गए थे और कहाँ पर पोस्टिंग हुई थी, कितने साल नौकरी करी आप? ये पुरानी बात है भाई, मैं बीए करके यहाँ से सन 1958 में दिल्ली चला गया था। अच्छा अच्छा। मेरी घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, मैं गरीबी में पला और गरीबी में पढ़ा। तो मेरे पेरेंट्स भी यानी साधारण आदमी हुआ करते थे और उनका मतलब साधारण ही काम था। तो मेरे ऊपर उनकी आशा थी कि भाई पढ़ाई करके और नौकरी करे, उससे फिर हमारा भरण पोषण हो। तो मैंने उस लिहाज से वहाँ पर जा कर के दिल्ली में शुरू में ही मेरे को रेलवे की, नॉर्दर्न रेलवे की नौकरी मिली थी, क्लर्क की। तो वो मैंने साल डेढ़ साल की थी। उसके पश्चात मुझे मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स, हाउसिंग एंड सप्लाई, उसमें यूडीसी की यानी अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी मिल गई। तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो उसमें फिर मैं रहते हुए मैंने एलएलबी की पढ़ाई की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो पास कर ली। तो उसके पास करने के बाद मैंने सोचा भाई ठीक है, तू अब तेरा मतलब रास्ता खुल गया है। और मैं दादरी आकर के यहाँ पर मैंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एनरोल करवा लिया एज एडवोकेट। और मैंने फिर राजनीतिक जीवन शुरू कर दिया। मैं तो कुछ ही समय के लिए कोर्ट्स में गया था, बल्कि यूं कहो कि ना के बराबर ही थी वो बात। उसी वक्त हरियाणा पंजाब अलग हो गए, दोनों अलग स्टेट बन गई। और सन 66 में और 67 में जो था, शुरू में ही जनवरी फरवरी में यहाँ चुनाव घोषित हो गए। तो मेरे दिमाग में तो थी ये बात कि मैंने तो राजनीति में रह करके सेवा कर सकता हूँ मैं लोगों की भी, और मेरा ये विचार भी था कि मैं राजनीति में आऊं। तो मैं यहाँ पर फिर
उस हिसाब से मैंने काम करना शुरू कर दिया कि चुनाव लड़ना है। तो तो उन तो बाबूजी फिर टिकट किस तरह मिली? हाँ, टिकट की भी एक कहानी ऐसे है कि ये हल्का दादरी हल्का रिजर्व हल्का होता था उस वक्त। अच्छा। तो रामकिशन गुप्ता जी जो यानी यहाँ वो कांग्रेस के प्रधान हुआ करते थे उन दिनों में। तो उन्होंने पता लगा कि भाई इस तरह का एक नौजवान लड़का आया है यहाँ पर और वकालत करता है, और वो उसके दिमाग में चुनाव लड़ने की भी बात है, तो वो खुद भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहते थे। तो उन्होंने सोची कि भाई क्योंकि 9 हल्के थे उस वक्त पार्लियामेंट्री उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9 थे या 9 ही थे, 9 थे या 10 थे ऐसे थे। तो दादरी से उन्होंने चुनाव लड़ना था न, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना था। हिसार हल्का था, होता था पार्लियामेंट का उस वक्त, दादरी उस हिसार हल्के में ही आती थी। तो उन्होंने फिर पता लग गया कि भाई इस तरह से एक लड़का आया है और उन्हें जरूरत थी कि मेरे मेरे पार्लियामेंट्री हल्के में 9 हल्कों में अच्छे आदमियों को जो उनके खुद के हों, ऐसे आदमियों को मैंने यहाँ से चुनाव एमएलए का लड़ाना है। तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, बुलाया मेरे को और कहने लगे भाई तू और कहीं मत जा और दूसरी पार्टियां तेरे को ऐसे ही खराब करेंगी, मैं कांग्रेस का प्रधान हूँ और आपको टिकट में पार्टी की दिलाऊंगा। तो इस तरह से मेरा जीवन शुरू हुआ और उन्होंने वो वादा पूरा भी किया। मैंने उनसे कह दिया था, मैंने कहा गुप्ता जी देखो मैंने चुनाव लड़ना है शर्तिया, और अगर आप टिकट दिलवा दो मेरे को, दिलवाओ तो मेरे से बात करियो, ना तो मैं आप मेरे को खराब मत करना। मैंने उनको कह दिया था, लेकिन वो अपनी बात के पक्के निकले, पूरे निकले और उन्होंने मेरे को कांग्रेस की टिकट दी। अच्छा बाबूजी, जैसे आजकल चुनाव लड़ते हैं, टिकट लेते हैं, तो बड़े बड़े सूटकेस भर के देके आने पड़े जब टिकट मिले, तो पहले भी नहीं मिला करती कि? नहीं, पहले ये गंदगी नहीं थी। पहले तो कांग्रेस पार्टी ही होती थी उस वक्त, और यानी नैतिकता थी, और वो पुराने आदमी थे जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया था, देश को आजाद कराया था, उस वक्त के वो महान लीडर थे कांग्रेस पार्टी में। और नोटों की और किसी बात की तो बात कुछ था ही नहीं उस वक्त, और योग्यता के आधार पर टिकट दी जाया करती थी। हाँ, ये जरूर था कि चुनाव के लिहाज से पब्लिक में के भी किस जात पात की बात जरूर थी कि भाई किस जात के प्रभावशाली वोट हैं, ज्यादा वोट हैं, उसके हिसाब से तो वो कंसिडरेशन हुआ करती थी। ऐसे कैंडिडेट को वो टिकट देते थे। यानी मजबूत आदमी तो दिया करते? हाँ, मजबूत आदमी को दिया करते थे, और किसी कमजोर को दे दिया किसी कंसिडरेशन से तो वो हारता भी था। आता ही था। तो बाबूजी, जब पहली बार 1967 में आपने टिकट मिली, तो उस टाइम उम्र कितनी थी? उस वक्त मेरी उम्र 32 साल की थी, क्योंकि 1935 का मेरा जन्मदिन था, और जन्म था, और 1967 में ही मैंने चुनाव लड़ा था। तो कितने हो गए फिलहाल लोग? तो दादरी से कितनी बार विधायक रहे जी आप? मैं 3 बार विधायक रहा यहाँ से। 1967 में फिर वो पंडित जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर बने थे शुरू में, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो उनके खिलाफ बगावत कर दी, पार्टी में ही हो गई। जो बड़े बड़े अपने आप को समझते थे लीडर, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी चांदराम जी, राव वीरेंद्र सिंह जी, वो ऐसे जो थे ये 15 आदमी इकट्ठे होकर के इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया और पंडित जी के खिलाफ बगावत करके पार्टी को छिन्न भिन्न कर दिया। तो पंडित जी की मंत्री वो जो थी, वो चीफ मुख्यमंत्री, वो हटा दिए गए, हट गए,
और राव वीरेंद्र को फिर उन्होंने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाया। बनाया। तो बाबूजी फिर 67 के बाद कौन कौन से साल में आप वो बने विधायक? 67 के बाद फिर 68 में चुनाव हुए, दूसरा चुनाव, इसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं। अच्छा, मध्यावधि चुनाव। हाँ, तो उसमें फिर मेरे को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया। उसमें मेरे को कुछ कहना पड़ा ना, जोर लगाना पड़ा ना, और कुछ करना पड़ा, अपने आप ही पार्टी ने टिकट दे दिया मेरे को। उसमें फिर मैं फिर जीता। वो भी 7.5 महीने में वो मंत्री वो चला, मिनिस्ट्री उनकी राव वीरेंद्र सिंह जी की, फिर वो भी हमने तोड़ दी उसकी। तोड़ा क्यों क्या करते? तोड़ा तो ये तो उसके लिए, ताकत के लिए तोड़ते थे कि भैया राज हमारे हाथ में आए। अच्छा, हम और अच्छा। किसी ने क्यों रहने देते? उनने अच्छा। हमारी तोड़ी थी तो हमने उनकी तोड़ दी। ताकत खातर तोड़ दिया करते? नहीं, बिना बिना ताकत के, बिना राजनीतिक शक्ति के कोई काम होता नहीं ना। कैसे पब्लिक की सेवा करोगे बताओ? तो उसके बाद फिर तीसरी बार कब बने? तीसरी बार 68 से और 72 तक वो हमारा कार्यकाल चला। सन 72 में फिर चुनाव हुए। सन 72 में भी फिर मेरे को टिकट मिली। वो टिकट मिली मेरे को, कांग्रेस के 2 हिस्से बन गए थे। अच्छा, अच्छा। तो एक तो इंदिरा जी का कांग्रेस थी, जिसे इंदिरा कांग्रेस कहते थे, और दूसरी ओल्ड कांग्रेस या संगठन कांग्रेस नाम दिया गया। तो उस संगठन कांग्रेस में हम थे। तो उसने कौन चलाया करता जी? मुखिया कौन था? मुखिया पंडित जी थे भगवत दयाल, यहाँ हरियाणा में तो। और केंद्र में जो थे मुरारजी भाई और वो निज प्रधान हुआ करते थे। ये सारे मतलब ओल्ड गार्ड्स जिसको कहते हैं ना, ओल्ड गार्ड्स, वो थे। अच्छा, बाबू जगजीवन राम कौन से ग्रुप में था जी उस टाइम? बाबू जगजीवन राम उस वक्त तो थे इंदिरा कांग्रेस में ही। अच्छा, अच्छा। लेकिन बाद में वो भी इंदिरा कांग्रेस से अलग हो गई। अच्छा, ये इमरजेंसी लगी उस वक्त। उस वक्त। तो बाबूजी आज चुनाव है, बड़ा भारी भरकम पैसा लगता है, तो पहले भी पैसा नहीं लग जा करता? पहले तो भाई ये मैं बताऊंगा तो आपका यकीन नहीं आओगा, और औरों का भी यकीन को नहीं आवे। पहला चुनाव मैंने लड़ा था 3000 में। 3000 में? हाँ, देख लो भाई, 1967 में बाबूजी ने पहला चुनाव लड़ा था। उस वक्त सिर्फ 3000 रुपये लागे थे। लगे थे। और वो भी मेरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं तो ठन ठन गोपाल था। आप जैसे साथियों ने जो था वो मेरे को दिया था, चंदा कर लो या मेरी सहायता कर लो, कह लो, वो दिया था। फिर दूसरा चुनाव लड़ा, मैं सारी बता दूं आपने। हाँ, हाँ, हाँ। दूसरा चुनाव लड़ा, उसमें मेरे लगे थे 6000 रुपये। अच्छा जी। वो लग गए। फिर 72 वाला चुनाव लड़ा, तो उसमें भी मेरा ऐसा ही पैसा, मैंने अपने घर से, मेरे कुछ नहीं लगा, मेरे पास तो कुछ था ही खाए नहीं। कौन? मैं तो लगाओ कितना? हाँ, मेरी तो लोगों में यह छवि थी कि ईमानदार आदमी ईमानदार है, आदमी। इसने कोई पैसा वैसे हेरा फेरी का तो बनाया नहीं है। मेरे को तो जो तनख्वाह मिला करती है ना एज एमएलए, और वो भी बता दूं कितनी की मिला करती मेरे को तनख्वाह, मेरे को क्या, सभी एमएलए को मिला करती 300 रुपये मासिक। उस टाइम पर 300 रुपये मासिक मिला करते? जी हाँ। अब बता दो उसमें के तो नगीना हुआ, गिर के नहीं छोड़ेगी। ये था भाई। अच्छा जी, आज कोई सरपंच भी बन जाए ना, तो बड़ी बड़ी गाड़ी लिया से बनती है, बड़े बड़े कोठी बना ले हैं, लेकिन आपका मकान पहले भी शायद था, अभी भी शायद है। हाँ, यह मकान वाली भी बता दूं, यह तो अच्छी बात करी आपने। भाई पहले 2 चुनाव मैंने लड़े ना, 67 का और उसके बाद 68 68 का। का।
तो मैं छप्पर में रहा करता, छप्पर में पैदा हुआ था। मेरी यह माली हालत थी या मेरा ये रुतबा था। छप्पर में मैं 2 बार एमएलए बना। लोग मजाक के तौर पर क्या किया करते थे, जब मेरे से कोई मिलने आता था ना, मेरी हल्के का आदमी या और कोई बाहर से आता था, तो वो पूछते भाई एमएलए साहब की कोठी कौन सी है, कहाँ है। तो उनमें से जो है जिससे पूछा करता वो आदमी वो पकड़ के ले जाया करता और उसको मेरे छप्पर का आगे खड़े कर दिया करते, बोले या नुजास है भाई। हाँ। तो मेरी ये हालत थी भाई, देख लो। तो फिर ये मकान कद बनाया जी? हाँ, ये मकान की बता दूं, सन 70 में या 71 में ये मैंने एक जमीन का टुकड़ा ले लिया था। मेरे मित्र होते थे एक नवल सिंह, उसका उसका हिस्सा था इस नंबर में। तो वो कर लगा भाई मैं तो ना ये जमीन दे देता हूँ और तू ले ले इसने। तो मैं कहा भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं। बोले पैसा ही कोई बात नहीं, तू मैंने 1000 रुपये दे दे। तो 1000 रुपये में ये उस आदमी ने, उस मेरे साथी ने, भाई ने ये जमीन मेरे को दी थी। तो ये जो थे उस वक्त यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर उबड़ खाबड़ ये खाई होती थी 20 फुट गहरी, और यहाँ पर जो होड़ होता था सुनसान, कुछ पर यहाँ पर वो नहीं थी, रहायश नहीं थी किसी की, कुछ भी कोई मकान नहीं था। मैंने यहाँ पर बनाया भाई मकान, गारिया मचड़िया, और भाई अपने खुद लग गया, और अब मेरे परिवार के बच्चे और मेरी पत्नी इन लाख के नहीं, वो मकान खड़ा कराया था गारिया। और उससे जिस तरह उस वक्त बनाया था उसी हालत में अब भी है। मैंने और कहीं कुछ नहीं बढ़ाया। लोगों ने तो मेरा के फरीदाबाद कोठिया बनाई, गुड़गांव में बनाई, चंडीगढ़ में मैं बड़ी बड़ी आसानी से मकान बनवा सकूं था सब तरह, अगर मेरी मंशा होती तो, मेरा इरादा होता तो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मतलब तो दिमाग में कभी आया ही नहीं, इस बारे में सोचा ही नहीं। मतलब इलेक्शन चुनाव हारने के बाद तीसरा चुनाव हार गया था मैं। तीसरा है चौथा? हाँ, चौथा चुनाव। कौन से सन में जी? सन 77 में। 77 में? क्योंकि सन 75 में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होती थी, तो इमरजेंसी लगी। सारे अपोजिशन वाले थे ना, जितने लीडर नेता लोग, वह सारे बंद कर दिए थे जेल में। भाई पता नहीं किस तरह से मैं वो जेल से तो बच गया था। जेल में कौन जाना पड़ा? कौन नहीं जाना पड़ा, मैं हाथ को नहीं आया इनके। न्यू बच गया, क्योंकि जिस दिन 25 जून को इमरजेंसी घोषित हुई थी, रात को सारे लीडर जितने भी थे ना ये, उनमें मैं भी था शामिल। अच्छा। लेकिन किस्मत कह लीजिए या परमात्मा की मेहरबानी कह लीजिए, मैं उस रात को घर पे था एक नहीं, मैं कहीं और एक शादी में गया हुआ था, और किसी और ने पता भी नहीं था, सरकार ने तो मेरा एक नहीं था, पुलिस ने चिट सर्किट नहीं। मैं नहीं बच गया भाई। मैंने तो 26 की सुबह को पता लग गया, जब मैं घर आने लग गया था आदमी अके भाई ये तो देश में ये बात हो ली, मैं फिर क्या न करना हूँ था। और इस तरह से बच गया। फिर कित गए जी? हैं? कित गए? मैं किस गया, उरे रहा तो उरे, और के मैंने किसी ठिकाना था ले। नहीं, इस तरह घर में नहीं आए? हाँ, घर रिश्तेदारी में गए, दादरी में गए, दोस्त के पास? किस गया या को नहीं बताऊं। अच्छा, यह नहीं बता। इसमें भाई मैं नहीं बचता रहा, और फिर जो था ना सेटल हो गया सारा मामला जब आए तो चौधरी बंसीलाल जी ने उस इमरजेंसी के दौरान भी और उसके बाद भी उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि भाई इसने तोड़ दे, इसने पथ भ्रष्ट कर ले, अपने उसमें मिला ले। भाई वो तो सारे काबू में आ गए उसके, और उसके कोई मंत्री बन गया, और कोई चेयरमैन बन गया, और कोई कुछ बन गया। उसने मेरे ऊपर सारी ताकत लगाई थी। वह ताकत की इंसिडेंट बताऊं तो मेरा कितना टाइम लग गया। तो मैं को नहीं उनकी बात मानी, सब तरह का धन बल और भाई लोभ लालच सब तरह का सब कुछ दिया। वो
मतलब नोटों का अंबार अटे चेयर नहीं बोले, बोला भाई तू मुंह से निकाल दे, जो कुछ कहेगा ना वो पूरी करूंगा। ये विधानसभा की बात है। अच्छा जी। विधानसभा का लॉन्च हम बैठते थे वहां पर, मैं उसने पकड़ा था और खड़े रहे हम, कम से कम आध पौना घंटा तक हमारी बातचीत होती रही। और लोग देखे भी थे इस बात में कि आज तो गया। प्रेस वाले भी देखे थे कि हम आज टूट जाएगा इससे, आज तो आज नहीं छोड़े आज बंसीलाल। नहीं छोड़ा बंसीलाल। अनु कहता, नु बोला बोला मुंह से निकाल दे कि क्या इतना चाहिए, मंत्री पद चाहिए तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और भाई वैसे और भी कुछ मांगता हो तो भाई बता दे। मैं बोला बनाओगा मन की मी, बोला हाँ बनाऊंगा। तो मैं कहा मैं तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा, बना दे। फिर वो बोले है दे। बस फिर उसके बाद हमारा हिसाब किताब हो लिया। तो ये आ जाई बताओ। बहुत से बड़ी अपनी जिंदगी के अहम दिन बताए। तो बाबूजी आप लोगों ने एक संस्था का गठन किया था 1971-72 में, एक जमीन ली थी श्री रविदास सेवा आश्रम, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो यह आप लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ एक एक पैसा जोड़कर पूरे समाज ने और ये जमीन ली थी। फिर ये रोड़ा किस तरह हट गया? रोड़ा किस तरह हट गया, वो बात ये थी कि वो जमीन जो ली थी और ये संस्था बनाई थी रविदास सेवा आश्रम, तो उस वक्त के पुराने हमारे समाज के लोग, समाज के नेता होते थे, हमने सब ने मिल के बनाई थी। उसमें मैं भी था भाई, उसका संविधान बनाने में भी और भी। तो उसमें ये था जैसे आपने कहा कि भी मतलब सब नहीं अपनी अपनी उसके मुताबिक, हैसियत के मुताबिक पैसे दिए थे उसमें। मैंने तो यहाँ तक थी मेरी बात, मैंने वैसे पैसे दिए थे जैसी मेरी औकात थी। और जो मैं एमएलए बना उस वक्त मेरे गले में भाइयों ने या साथियों ने, वर्करों ने मेरे गले में नोटों की माला डाली थी। वो जितना वो इतना पता है मुझे, अब भी याद आती है वो बात। वो सारे उतार के इस संस्था में दे दिए थे। बहुत बड़ी बात है बताई बाबूजी ने भाई। लोग जब माला डालने से किसी नेता के, तो वो जब अपनी गाड़ी में टेक ले से, लेकिन बाबूजी ने जितनी भी माला डली वो सारी समाज को समर्पित कर दी। बहुत बड़ी बात है। बस ये मेरे भावना थी भी मेरे अंदर, पैसे का तो मेरे कोई था ही नहीं, लालच नहीं था। नहीं था मेरे। तो वो तो हुआ ऐसा। अब उसके बाद जो था मैं एमएलए बन गया। एमएलए बना तो भाई चंडीगढ़ आना जा रहा मेरा ज्यादातर। तो अब वो जो हुआ के पदाधिकारी थे इस आश्रम के, उन्होंने ये सारा जमीन का प्रबंध और जो कुछ था वो लिया। पहले तो थोड़ी जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी, उसके बाद और बाकी की जमीन जो थी वो पंडित जी होते थे, एक बहुत अच्छे आदमी जिनका नाम था भिखम तो सैनी होते थे। भिखम सैनी नहीं थे, ये गलत पंडित जी थे। फिर इसके ऊपर जो ये रामकृष्ण गुप्ता जी ने वो सारा मामला बिगाड़ दिया भाई। इस जमीन को अपने उसमें कर लिया, कब्जे में। हाँ तो और फिर मुकदमा करवा दिया इस पे जमीन पे आके। ये तो रजिस्ट्री जो है ना फर्जी है। और फर्जी किस तरह है, मेरे दस्तखत थे गवाह के उस रजिस्ट्री पर। वो मुकदमा चला कोर्ट में, और कोर्ट ने जो था ने गवाह जो था मैंने पेश हुआ उसमें, तो मेरी गवाही के ऊपर वो रजिस्ट्री सही साबित हुई और इस संस्था के हक में फैसला हुआ। ये कहानी है इसकी। उसके बाद तो सारा मामला बिगड़ता चला गया। यानी उसकी मैंने एमएलए होता था उस वक्त, मैंने इसकी पैमाइश करवाई और संस्था वालों को इनको कहा, साथियों को, कि भाई अब इसके अंदर आप चार दीवारी कर लो। यहाँ कुछ भी नहीं था, ये कॉलेज की भी ये हॉस्टल वगैरह और ये एपीजे स्कूल है, कुछ नहीं होता था उस वक्त। जनता कॉलेज था, कोरी जमीन पड़ी थी। मखा अब इसको काबू में कर लो।
लेकिन इनने वो काबू में नहीं करी। फिर गुप्ता जी ने क्या किया, कि ये बहका लिए बेचारे, और ये उसके बहकावे में आ गए। कहने लगा, अरे तुम यहाँ क्यों सिर्फ पटक रहे हो, इस जमीन पर, ये झगड़े की जमीन है, लाओ मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर इसके बदले में जमीन दे देता हूँ। और वो सड़क के ऊपर है, सड़क लगती है वहां पर। तो ये उसके उनके उसमें बहकावे में आ गए। मैंने फिर भी इनको ये कहा, मैंने कहा भाई ये मामला देखो, ये जमीन आपको दूसरी जगह दी जा रही है, इसमें या तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आपके नाम मतलब वो ट्रांसफर की जाए, इसका लिखित पढ़े तो इसके डॉक्यूमेंट बने तो कर रही हो, नहीं तो तुम पछताओगे। मैंने पता है, मैंने कहा जिस तरह से ये हेरा फेरी हो रही है, लेकिन इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। और वो जगह इनको नाप के दी उस सड़क पे, ये स्टेडियम है इसके पास थी वो जमीन, उस पर नाप दी। और भाई इन्होंने जो था ना, संस्था वालों ने उसकी नींव खोद दी और नीम के पत्थर वगैरह डाल दिए। और अपने कृपाराम पूनिया जी को, जो उस वक्त IAS ऑफिसर होते थे और अच्छी पोजीशन में थे, मैंने ये पता नहीं कौन से महकमे में, लेकिन उनका रुतबा था उस वक्त, उनको यहाँ पर बुला लिया उद्घाटन करने के लिए। वो उनके नाम का पत्थर लग गया संगमरमर का। वो जिसकी जमीन थी उसको पता चला कि भाई इस पर तो कब्जा ये कर लिया है, उसने आया और वो पत्थर भी उखाड़ के पता नहीं कहाँ फेंक गया, और वो नीम नाम थी वो डिसमिस कर दी, सारी मिटा दी। तो ये बड़ी बात है। उसके बाद फिर ये APJ स्कूल वालों ने इन कब्जा कर लिया। इसकी पैमाइश मैंने करवाई, हमने करवाई सबने मिल करके। अरे जिसके अंदर यानी पैमाइश में ये इनका ऑफिस है ना स्कूल का, वो आता है सारा आधा। तो कोर्ट में जो है ये संस्था जीत ली, तो उसका ये क्या कहते हैं, कब्जा लेने वाला चक्कर पड़ रहा है। उस वक्त भी कॉलेज के प्रिंसिपल ने कह दिया था कि भाई कर लो कुछ भी, कहीं चले जाओ, किसी अदालत में चले जाओ, तुमको वहां कामयाब होने नहीं दूंगा मैं। सारी उम्र नहीं कट जाई थी। और वह बात बनी, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी था वो, जिसका इस स्कूल का वो है मालिक। वो अपना क्या थे, लॉर्ड स्वराजपाल, जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में वो भी था सांसद। हाँ सांसद, लॉर्ड का उस वक्त लॉर्ड कहते थे, तो लॉर्ड की उपाधि मिली हुई थी उनको। अब इतना बड़ा आदमी जिसका पता प्रॉपर्टी का कोई अंदाजा नहीं, कितनी है कितनी नहीं, बहुत बड़ा आदमी था वो क्या न जान दे था इस बात में। तो ये इस तरह से पिस रहे हैं और गरीबों की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, ना कोई फैसला करता किसी भी अदालत में। ये उल्टा कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं अदालतों में, कहीं पर भी कामयाब नहीं होने देता। आज ये पोजीशन है कि ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग। तो इसका समाधान क्यों हो पाओगा जिला का? समाधान तो लोगों में ही है भाई, या तो इसके लिए आंदोलन करो और सरकार मदद करे। यहाँ का मुख्यमंत्री हरियाणा का, वो इसमें यानी इंसाफ दिलाए, और जो स्कूल के प्रबंधक है उनसे जो ये जमीन छुटवाए। और अगर वो नहीं छोड़ी जा तो उसके बदले में वो जगह दी जाए, उपयुक्त जगह, न्यू नहीं कि कहीं या आज की जो वैल्यू उसके हिसाब से रेट दिया, पैसा दिया जाए। हाँ ये भी आपकी संस्था वाले अगर जो ऐसा उससे कंप्रोमाइज करना चाहें तो वो हिसाब होना चाहिए। सरकार भी तो अपनी जमीन का जहाँ पर किसी ने कब्जा कर रखी है या सरकार ने देनी पड़ती है, तो वो भी उसी रेट से जो है ना पैसों का वैल्यू का वो का फैसला करती है। तो और आजकल सरकार ने एक अभियान भी चला रखा है जी, अवैध निर्माण ढाण का। भाई सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है, पंचायती जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो उनका
निर्माण ढाण लाग रही है, तो क्या ये इस अवैध निर्माण को नहीं ढाया जा सकता? सरकार इसमें ढाने वाली बात तो नहीं कर सकती। वैसे वह कब्जा दिलवाए तो वो तोड़ी जा सकती वहां जगह। कब्जा दिलवाने की बात है ये पुलिस के थ्रू, लेकिन उसमें चाहिए बड़ी ताकत और मानसिक वो मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए लोगों हौसला को। चाहिए जब बात बने। और न्यू अगर जो टरकाने वाली बात है तो उससे तो बात बने कौन। अजय बाबू जी, एक बात और रह गई थी, वो अभी पूछांगे। उस समय जब आप विधायक थे तो परिवहन के साधनों का अभाव था, आज तो बहुत है। तो किस प्रकार से चंडीगढ़ जाते थे? बड़ी अच्छी बात पूछी भाई। चंडीगढ़ जाने आने की बताऊं, उस वक्त न तो पक्की सड़क होती थी कहीं पर भी, चंडीगढ़ की तो थी ये कोनीगुरा से, और ना कोई बसें चलती थी सरकारी ना प्राइवेट। चंडीगढ़ तो का तो रास्ता था ही कोनी, एक रेल का रास्ता था। तो हम जब भी जाते थे मीटिंग के लिए या वैसे किसी काम के लिए, तो रेल पकड़नी पड़ती थी हमने। यहाँ दादरी से शाम को 7 बजे रेल आती है रिवाड़ी की तरफ से, उसमें बैठ करके हिसार जाते। अच्छा जी। फिर हिसार उतर करके 10 बजे जाखल लाइन या वो उसमें बैठते हम। तो उसमें बैठ करके जाते जाखड़ होते हुए, और हमें वहां पहुंचते, क्या नाम है, पटियाला। पटियाला। पटियाला पहुंचते थे। वह सुबह 10 बजे तक हम वहां पहुंचते। वहां से उतर करके फिर वहां से बस चंडीगढ़ की बस पकड़ते थे हम। यानी 2 दिन लग जाया करते? बस वो 2 ही दिन लगे, क्योंकि शाम के पहले दिन 7 बजे चले, दूसरे दिन 12 बजे किसी चंडीगढ़ पहुंचे। तो भाई देखो, आज तो 152 बन रहे हैं, 3.5-4 घंटा में चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। परिवहन के साधन इतने हो रहे हैं आगे भाई। सरकार कई बार ओड का फार्मूला लागू करा है भाई, आज ये चलेंगे, आज ये चलेंगे। लेकिन उस टाइम पर देखो कितनी मेहनत करनी पड़ा करती थी, 2 दिन लग गया करते चंडीगढ़ पहुंचने में। संघर्ष तो देखो ये जो हमारे बुजुर्ग हैं इन लोगों ने कराया है हमारे लिए। आज तो मलाई खा रहे लोग। गलत है जी? भाई कुछ भी खाओ आप, समय की बात होती है। मलाई खाओ, रस मलाई खाओ, रसगुल्ले खाओ, कुछ खाओ। हमने तो भाई सूखी रोटी मिला करती है, सुखम सुखा था मामला। वाह। तो ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। आज लोग एक सरपंच बन जाए, कोई जिला पार्षद बन जाए, बड़ी बड़ी कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ले, बड़ा बड़ा बिजनेस सेटअप कर ले हैं। लेकिन पुराने टाइम पे इतने ईमानदार हुआ करते कि उन्हें जो पेंशन मिला करती ना वो भी खर्च कर दिया करते। बिल्कुल बाबू जी, तो पेंशन भी कहाँ हुई थी सन 75 में। मैं ना सन 77 में चुनाव हार गया मैं, जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और जनता पार्टी को एस्टेब्लिश हमने किया, संघर्ष हमने किया, कुर्बानी हमने की। लेकिन वो उसमें भी बगावत। मैं जो था वो पार्टी का टिकट मिला, वो नहीं खेड़ा से मेरे को। अच्छा जी। वो जगन्नाथ राम ला गया भाई, जानते हो मंत्री होते थे कभी, तो वो गिड़गिड़ाने लग गया, मर गया मैं, मेरा कुणबा बर्बाद हो गया। पार्टी ने टिकट नहीं दी, और भाई मैं जहर खा के मरा गया हम तो सारा कुणबा। तू बता कैसे। मैं बोल रहा मन ने तो टिकट मांगी ने पानी खेड़ा थे, और न मैं तो दादरी से लड़ा करता, दादरी से हिसाब था मैं। वो दादरी जनरल हल्का बना दिया इन्होंने, और 4 टुकड़े कर दिए दादरी हल्का के। अच्छा जी। 4 जगह बांट दिया। हाँ, कौन कौन से बनाए जी? कुछ तो मिला दिए बाड़रा में गांव में, हाँ जी। कुछ मिला दिए भिवानी में, कुछ मुंडाल में, कुछ मुंडाल में नया हल्का बनाया था उसमें, और कुछ दादरी में रख दिए। तो मेरे हक के गांव जो थे जिनमें मेरे को अच्छे वोट मिला करते, वो काट दिए, सारे काट दिए। और मन ने अकलमंदी करी या बेवकूफी करी या मूर्खता करी, कुछ करो भाई, उसको वो टिकट दे दी। और वो तो या कह दी मखाई या जे मसले या पर्ची या से टिकट। मैं तो नॉमिनेशन करके ने बाहर निकला था एसडीएम ऑफिस से, उसने मैं वहीं पकड़ लिया और राउंड लग गया। तो वो भाई बात यह बनी,
मगर यह टिकट तू ले और शाम से पहले इसने नाम करवा ले, दिल्ली से जाएगा, नया टिकट भी तेरी बेकार जाएगी। वो तो कूदता हुआ उछलता हुआ गया और वो टिकट अपने नाम करवा लिए और मन न उड़ाते हैं, सिर फंसा दिया भाई। अच्छा फिर दादरी तो लड़ा है पूरा तो लड़ा खूब और ठाठ से इलेक्शन लड़ा और खूब जीतू हैं। अगर बेईमानी नहीं होती तो उस वक्त भी बेईमानी थी। अच्छा उस वक्त भी बेईमानी हुई? बिल्कुल सरकार की तरफ से सारा अमला सरकारी सब, वो वोटों की गिनती में क्या और क्या है में क्या सब क्या है बेईमानी। अच्छा फिर पब्लिक में बोगस वोटिंग, सरकारी अफसर सरकार सबको मदद कर रही जिसको वोट पड़ रहे गाँव में, लड़कियों को कुंवारी लड़कियों को वो बड़ा बना करके वोट गिरवाए। सन 77 में गदर मच हार गया भाई मैं, मन्ना हार का भी कोई मलाल को नहीं। तो बड़ा कौन जी 77 में दादरी थे? मास्टर जी बने थे। अच्छा अच्छा, मास्टर कौन सिंह जी बने। हाँ तो भाई देख लियो उस टाइम भी बोगस वोट पड़ा करते और भाई सरकारी का जो पूरा होल्ड होया करता, जबरदस्ती चुनाव जीत्या करते। हाँ जिस तरह आज जीतन ला रहे हैं, 77 में भी यह घटना घटी थी। 77 में घटी थी भाई। हाँ। और इलेक्शनों की मैं कह नहीं सकता। सन 72 में एक बड़ी अजीब घटना हुई थी मेरे साथ। क्या हुई जी? और वो पब्लिक में कहने की है अब तो। 77 में ना 72 में चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरा जोर में लगा लिया था मेरे को तोड़ने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए। तो 72 के चुनाव हुए, उसमें मेरे को हराने के लिए भी उन्होंने पूरा जोर लगाया, दादरी में डेरा डाल दिया। उस वक्त बंसीलाल जी की शिखर में थी और इतने खूंखार चीफ मिनिस्टर लोगों में कहे जाते थे कि जब निकलते थे ना यहाँ से और आदमी रास्ते यहाँ से खड़े हों साइड में, तो जब वो निकलते थे ऊपर पीछे को गिरने के लिए हो जाते थे। वो वाक़ा मैं बता रहा हूँ। जब सन 72 में गिनती चल रही थी ना, तो यहाँ पर एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर अपने जैन साहब हुआ करते थे, उनका नाम देखो अभी उधर गया, जैन जैन साहब होते थे। उस अपने लाला मुंशी राम जी के दामाद, या हमारे दादरी के दामाद थे वो। अच्छा जी। बड़े ईमानदार अफसर थे, बहुत ईमानदार। और वो भी किसी तरह का वो नहीं करते थे समझौता, अपनी ईमानदारी से। तो गिनती चल रही थी, चौधरी बंसीलाल ने बार बार टेलीफोन करें उनको कि इसको हराओ, और ये जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, मतलब अपना हरनाम सिंह, इसको जिता डिक्लेयर कर दो। उस वक्त भी आज भी ये प्रचलन ये है ही कि जिसको डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, वो ही जीत्या हुआ, चाहे वो हार रहा हो वोटा में। वही तो वो जैन साहब जी कहने लगे मेरे को, मैं भी मेज पे बैठा था, बार बार उसको बुला हुआ है टेलीफोन पे। टेलीफोन जीप में था उनका, पुलिस की जीप थी उसमें। तो कर लगे देखो मेरे को ये बार बार दबाव डाल रहे हैं और आपको हराने के लिए कह रहे हैं। उन ईमानदारी देखो उनकी और उनका हौसला देखो। मखा जी कर दो फिर, आपने आपकी नौकरी में खतरा है और कुछ, मैं तो कोई बात ना, हरा दो मन। वो बोले नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। जीवन सिंह जैन नाम था उनका। जीवन सिंह जी। हाँ उनकी कोठी अब भी है जो सरकार ने दी थी। ये अब ये कौन सी धर्मशाला है इनकी, अग्रसेन धर्मशाला अग्रसेन इस रोड पे। हाँ उसके पीछे न है ठीक वो अच्छा, अच्छा। कोठी। इतना ईमानदार आदमी था वो। तो उसने मेरे को जीते हुआ डिक्लेयर कराया जी। और ये उस वक्त की वो आपको बता रहा हूँ मैं। तो एक प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे जो ये रविदास सेवा आश्रम की जो जमीन इसके बारे में? भाई प्रशासन से तो यही अपील करूंगा, मैं प्रार्थना भी करूंगा कि जब यानी इनको गरीब आदमियों के लिए कह दीजिए या
शेड्यूल्ड कास्ट को कह लीजिए, इनको आप हर तरह की सहायता करते हो, माली भी और वैसे भी सुविधाएं देने की, और हर जगह पर हॉस्टल और वो सारी चीज बढ़वा रहे हो इनका सहायता कर करके। ये तो जमीन इनकी है, इन गरीबों की। इनने अपने खून पसीने की कमाई से जमीन को खरीदा था और इनका हक है ये। इस इस हक को दिलवाओ। सरकार से तो मैं यही अपील कर सकता हूँ, और सरकार ही कर सकती है इस काम को, इनके बस का तो है नहीं। इनने तो 50-55 साल हो गए, मुझे नहीं पता इस बात का, 50-55 साल से ये लड़ते आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार नहीं जाने दे। वो आदमी शक्तिशाली है, तो किसी तरह से भी हो, ये इनके इन प्रकार जिस तरह से इनका हक बनता है, कानूनी तौर से भी और नैतिक तौर से भी, इनको ये जमीन इनकी दी जाए, दिलवाई जाए। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, और कर सकते हैं। अब तो भाई शिखर में चढ़ रही है सरकार की, पार्टी की, और सब कहेंगे। जब औरों को तुम इतना खुले दिल से मदद कर रहे हो, तो इनने क्या कर दिया, इनको तो दिलवा। वोटों की कंसिडरेशन नहीं है, वोट तो ये आपको ही देंगे अगर मदद कर दे। ये मैं ये कह रहा हूँ, इनको भी कह रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ। हालांकि मेरी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन इस बारे में जो है ना, आप इनकी मदद कीजिए, आप ये आपकी मदद कर देंगे। आपका भी स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी के बारे में? इतने ईमानदार सुलझे हुए इंसान विधायक कभी देखिए आपने? बाबूजी हमारे इस हलके के आत्मा है। इतने ईमानदार और सरल स्वभाव के विचारधारा के आदमी आज जीवन में पैदा ही नहीं होते। इतने ईमानदार आदमी जो कि एक पुराने मकान में ही रहते हैं, इन्हें कोई हाँ साधारण तरीके से रहते हैं, आज भी संतुष्ट हैं। अगर मन में कोई लोभ लालच नहीं है, आज भी इनके दिमाग में कोई लोभ लालच नहीं है किसी प्रकार का। आज भी बाबूजी एक मतलब इंसान, एज ए इंसान, इंसानियत इनमें कूट कूट भरी है। और ये तो पुराने विचार के आदमी हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री की तरह से, लाल बहादुर शास्त्री जैसे फटा हुआ कपड़ा पहन के ताशकंद समझौते में गए थे ना, उसी तरह के आदमी हैं। बहुत ही ईमानदार और सरल स्वभाव के आदमी हैं बाबूजी। इनके दादरी में कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ तो बेईमानों की दुकान भरी पड़ी है, तो बाबूजी की तुलना मैं उनसे करना ही नहीं चाहता। इतने ईमानदार आदमी हैं, ऐसे लोग तो बिरले ही मिलते हैं। ये हमारे समाज के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ बाबूजी के बारे में। हम तो धन्य हैं, हमारे समाज में ऐसी हस्तियां आज भी जीवित हैं। हम तो भगवान से कामना करते हैं भाई लंबी और उम्र दे इनको। हम 92 साल के हो गए बाबूजी की, तो हम आत्मा से यही अकबर बाबूजी तो लंबे समय तक हमारा साथ देते रहे, और ये तो मिसाल है हमारी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अरुण बोरिया जी कवि भी हैं और गायक भी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद भारती जी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे समाज के एक महान विभूति का जो आपने यहाँ परिचय लिया है, इनका पूरा आपने विद्यार्थी जीवन से लेकर के राजनीतिक जीवन और आज एक वयस्क जीवन, यहाँ तक का सफर आपने बाबूजी का पूछा, और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं बहुत बैठता है बाबूजी के पास में, कई बार बैठा हूँ, लेकिन जो बातें आज बाबूजी ने मुझे बताई है, बहुत ही प्रेरणादायक बातें बताई है। मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था तब से बाबूजी अपने वकालत के क्षेत्र से लेकर के और राजनीति का क्षेत्र तैयार किया इन्होंने अपना। मेरे तो बड़े ताऊजी स्वर्गीय मौजीराम जी, जब मैं यहाँ पर दादरी में आया तो उन्होंने कहा, बेटा वहां पर बाबू गणपत राय जी एमएलए हैं, आप उनके पास जरूर जाना। हालांकि मैं नहीं जानता था उस समय, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी से मैंने एजुकेशन की है। मैं वहाँ एजुकेशन में बीए में करते हुए मैंने स्टूडेंट यूनियन में भी पार्टिसिपेट किया, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ मैं।
तो मैंने बाबूजी के बारे में सुना इतना जरूर था कि भाई बाबू गणपत राय। फिर मैं इनसे मिला पहली बार, तो मैंने इनको बताया बाबूजी मैं ऐसे ऐसे उनका भतीजा हूँ मौजी राम जी का। अरे भाई बड़े खुश हुए, भाई मेरे बहुत अच्छे सपोर्टर, वो भी बहुत अच्छी बात बताया करते मेरे ताऊ जी भी। चंडीगढ़ आते, मेरे पास आते, रुकते, हाल चाल पूछते, सामाजिक गतिविधियों के बारे में पूछते। तो यहाँ मेरे दादरी में आने के बाद मैंने बाबूजी का स्वभाव देखा जो। फिर कौमुदी भैया जी हैं हमारे मित्र, अध्यापक हैं, इनके साथ हमारा लगाव हुआ, फिर घर आना जाना हुआ। अब बाबूजी से इतना तगड़ा लगाव है मेरा, तो मैं इधर से कभी भी जाता हूँ तो एक बार बाबूजी से जरूर मिलूं, बाबूजी से जरूर मिलूं, क्योंकि मुझे क्या है कि इनसे समाज की जो हमारी पुरानी बातें हैं वो जानने के लिए मिलती हैं, और उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे कदम रखने की प्रेरणा मिलती है कि भाई जब हमारे बुजुर्गों ने इतना त्याग बलिदान दिया है समाज, पब्लिक, हल्का, प्रदेश के लिए, तो क्यों ना हम ऐसे लोगों से कुछ अच्छी बातें सीखें। मैं जब भी आता हूँ बाबूजी मेरे को बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो राजनीति की बात तो अलग है, लेकिन सामाजिक बातें तो ऐसी बताते हैं मुझे, मैं बड़ा कायल हो जाता हूँ। और मुझे प्रेरणा भी देते हैं बाबूजी कि भाई मेरे गीत सुनकर के बड़े खुश होते हैं बाबूजी। मैंने अंबेडकर जयंती पे जो अपनी प्रस्तुति दी, मेरी मिसेज श्रीमती मीना भौरिया दादरी के नाम से गायक हैं, तो जब उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और लास्ट में छाप आई अरुण भौरिया, तो बाबूजी एकदम गदगद हो गए और मेरी तरफ ऐसे लपकने लगे। फिर मैं उठा, मैं बाबूजी अरे अरे तू तो छुपा रुस्तम है भाई भौरिया, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा बाबूजी ये सब आपसे ही सीखा है हमने। जब मैं आपके पास आता हूँ, आपसे लेखनी की भी कला मुझे मिली है, तो आप लेखनी की कला भी आपसे मिली है मुझे। जो पुरानी बातें आपने मुझे बताई हैं उनको मैं छंद के माध्यम से उनको और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ। तो बाबूजी बड़े खुश हुए। और अंबेडकर जयंती की तो बाबूजी इतनी बात देखे, अगर भाई भौरिया आपकी बार क्या ले आया है लिख के, क्या करके लाया, तो आपकी बार मुझे पता था बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने बाबूजी को यही सुनाया कि बाबूजी मैंने आपने जो मुझे प्रेरणा दी वो देखो मैं यही सुना सकता हूँ, शायद आप वहां मंच पे आ पाओ या ना आ पाओ क्योंकि आपकी तबीयत खराब रहती है। तो बाबूजी खातर आज के नई चीज सुनाओगे? बाबूजी के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं एक दिन बाबूजी से कुछ पूछ के गया था। एक दिन ही नहीं, आज की बात करें, आज के सुनाओगे? आज एक अद्भुत हीरा जन्मया है हमारे इस समाज में, एक अद्भुत हीरा जन्मया है हमारे इस समाज में, जिसकी मीठी बातों की चर्चा होती है आज समाज में, होती है चर्चा आज समाज में। इनकी हमेशा बड़ाई ही बड़ाई सुनते हैं हम। इस हल्के के जो पुराने लोग हैं, इनके वोटर रहे हैं, आज भी वो लोग कहते हैं कि अगर दादरी रिजर्व हल्का आ जाए ना तो हम बाबू गणपत राय जी को भारी बहुमत से जिता सकते हैं। लोगों में इतनी वो है, इनके प्रति लगाव है। चलिए मैं तो एक सामाजिक उत्तरदायित्व इनके प्रति इन्होंने जो मुझे सिखाया है, मैं समाज के प्रति बिल्कुल वफादारी से काम करने की प्रेरणा मुझे बाबूजी से मिली है और वो चलती रहेगी। एक बात और बताऊंगा मैं, आपने जो समिति की रविदास सेवा आश्रम की बात करी, तो लगभग 1 साल पहले एक सभा का आयोजन किया गया। वहां पर कार्यकारिणी के लोगों ने कहा कि भाई चलते हैं बाबूजी के पास, चलते हैं कुछ आर्थिक सहयोग के लिए। हम सब यहाँ आ जाते हैं, बाबूजी से आग्रह किया जाता है, निवेदन किया जाता है कुछ राशि के लिए, अनुदान के लिए। तो मैं बड़ा अचंभा में पड़ गया, बाबूजी मेरी तरफ देख रहे, मैं बाबूजी की तरफ देख रहा। बाबूजी बोले भाई भौरिया, भाई आप आ गए हो तो लो चेक भर लो जितना भरना है। तो दिल से दान करने वाले, जिन्होंने अपने खून पसीने से गुरु रविदास जी के नाम से आश्रम समिति बना रखी है, इन्होंने अपने खून पसीने से बनाई है, और आज भी इनके अंदर ये मतलब इच्छा है कि भाई जब इन्होंने ये कह दिया भाई
ले भाई भौरिया तू अपने हाथ से भर ले। तो ऐसी ऐसी महान विभूतियां कहाँ मिलती हैं। ये समाज के लिए भी समर्पित है और इन्होंने जो संस्था बनाई थी उसके प्रति आज भी समर्पित है। मैं तो ये कहता हूं कि आपका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे। जो भी समाज में बाधाएं हैं, आपके आशीर्वाद व सहयोग से उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा बाबूजी, एक बात रह गई थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। 1935 में आपका जन्म हुआ और दिल्ली में शिक्षा दीक्षा आपने ली, दिल्ली में नौकरी भी करी। तो उस दौर में समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अभियान में जुटे हुए थे। तो क्या कभी उनसे मुलाकात हुई, उनसे कभी कोई नहीं हुई भाई। नहीं हुई? ना, तो हम तो अपने बस रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होते थे। बाबा साहब के उनमें जा नहीं सका मैं। अम्बेडकर भवन भी ये बाद में बना था और वो अलीपुर रोड पर रहा करते थे। उस वक्त हमारी इतनी वो थी नहीं आके। मैं तो उनको बहुत महान हस्ती समझता था और थे भी महान भाई। वो मेरे मन में इतना साहस था भी नहीं कि मैं उनके पास जा करके कोई बात करूं। 1956 बल्कि 1956 में तो उनका वो हो गया था, निर्वाण हो गया था। निर्माण। तो 1956 में तो मैं दादरी में था। अच्छा, दादरी। हाँ, दादरी में क्या था, भिवानी था वैस कॉलेज में उस वक्त। तो उस वक्त हमारी इतनी ज़्यादा वो नहीं हुई थी, विकसित नहीं हुई थी सोच भी, और मतलब भाग दौड़ भी वो जो थी फैलाव नहीं हुआ था। तो बाबा साहब के पास जाने का मुझे तो अवसर मिला नहीं। सन 56 में जब उनके निधन की खबर फैली देश में, उस वक्त मैंने भी सुनी भाई वो, और मैं भी उसी तरह से मतलब वो हुआ, मायूस तो होना ही था। ये तो बाद में जो है ना, बाबा साहब के बाद में हुए हैं सारा प्रचार प्रसार जो है ना उनके जीवन का, और जो उनकी कार्यकलाप थे उनका, उसके बाद फिर अब हुए हैं। वो अम्बेडकर भवन दिल्ली में था, वहाँ पर बहुत बड़ा है वो, पचकुया रोड से के पास। करोल बाग में। हाँ, करोल बाग। तो वहाँ पर जाता था, जितनी ये कार्यक्रम होते थे उस संस्था की तरफ से, उनमें तो मैं जाया करता था। बाकी उनसे कभी मुलाकात नहीं। मुलाकात। अच्छा बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आपका भी, जो आपने इतना समय लगा दिया। तो भाई ये थे हमारे साथ बाबू गणपत राय जी, जो दादरी के 3 बार के विधायक रह चुके हैं, समाज सेवी हैं और ईमानदार। आज की जो राजनीतिक हैं, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें और देखें इन्होंने किस प्रकार से कितना संघर्ष किया, किस प्रकार से संघर्ष करते थे, किस प्रकार से चुनाव लड़ते थे और किस प्रकार से वो आज इस मुकाम पर पहुंचे थे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश।